हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम डिस्टेंस फॉर्मूले की एप्लीकेशन क्वाड्रिलेटरल में करेंगे। यानी कि आपको 4 पॉइंट्स दिए होंगे क्वेश्चन में और आपसे पूछेगा कि बताओ ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। बच्चे क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में एक गलती कर देते हैं छोटी सी, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। बच्चे डिस्टेंस फॉर्मूले से चारों साइड फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद अगर वो साइड्स चारों इक्वल आ गई तो उसको स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाती है तो उसको रेक्टेंगल लिख कर आ जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, वो अपने नंबर कहीं ना कहीं डिडक्ट करा लेते हैं। तो चारों की चारों साइड इक्वल रोम्बस की भी हो सकती है, अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की भी इक्वल हो सकती है। तो आपको सबसे पहले उनके बीच का डिफरेंस समझना होगा, तभी आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाओगे। देखो यहाँ पर जितने भी टाइप के क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल हो सकते हैं, जो भी वो पूछ सकता है, मैंने वो चारों के चारों लिख लिए हैं। और मैं चाहता हूँ कि आपके सामने इनका जो डिफरेंस है, जिस बेसिस पर ये डिफरेंशिएट मैं कर सकता हूँ, वो आपके सामने रखूँ। देखो सबसे पहले अगर मैं स्क्वायर की बात करूँ, ठीक है, स्क्वायर और रोम्बस बच्चों को सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न इसी में ही होती है। तो आइए आज उस कन्फ्यूज़न को भी थोड़ी सी दूर हम करने की कोशिश करते हैं। देखो स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड होती है इक्वल, ठीक है, और रोम्बस की भी चारों साइड होती है इक्वल। लेकिन कोई तो ऐसी बात होगी ना जो स्क्वायर को अलग बनाती होगी रोम्बस से, यानी कोई तो ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो डिस्टिंग्विश करती होगी स्क्वायर को रोम्बस से। मेरे बच्चों देखो, जो स्क्वायर होता है ना, उसमें डायगोनल हमेशा इक्वल होते हैं। इसीलिए मैंने देखो यहाँ पर लिखा है AC इज इक्वल्स टू BD। ये ऊपर वाली कंडीशन तो देखो दोनों में ही सेम होगी, ठीक है, लेकिन डायगोनल जो होंगे ना इक्वल, वो सिर्फ स्क्वायर में होंगे, रोम्बस में कभी भी डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। इसीलिए मैंने लिखा है AC इज नॉट इक्वल्स टू BD। सबसे पहला तो तरीका यही है कि आप डायगोनल से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर डायगोनल इक्वल है तो ये पक्का स्क्वायर होगा, अदरवाइज रोम्बस होगा। देखो ये तो जरूर है, ये तो कंडीशन जरूरी है कि चारों की चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। उसके अलावा जिस चीज से हमें इनको अलग अलग करना है, सबसे पहली बात तो अगर मैं करूँ तो डायगोनल के बेसिस पे कर सकता हूँ, या फिर दूसरी जो चीज किस बेसिस पर मैं इनको अलग कर सकता हूँ, मुझे पता है स्क्वायर में एडजेसेंट जो साइड्स होते हैं ना, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। अगर एंगल 90 डिग्री है तो मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करेगी ही करेगी। यानी कि स्क्वायर में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करेगी ही करेगी। यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हमेशा हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होगा। या फिर इसी को मैं कहूं, जो एडजेसेंट साइड्स है ना, फर्स्ट साइड और दूसरी साइड जो एडजेसेंट साइड है, इनका स्क्वायर हमेशा डायगोनल के इक्वल होगा ही होगा। ठीक है, डायगोनल के स्क्वायर के इक्वल होगा ही होगा। बट ये चीज इसमें ट्रू नहीं होगी, क्योंकि रोम्बस के अंदर कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा, तो इसलिए पाइथागोरस थ्योरम इसमें होल्ड ही नहीं करेगी। तो मेरे हिसाब से आपको स्क्वायर और रोम्बस के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दो तरीके से मैं इसको अलग अलग कर सकता हूं एक दूसरे से, कि या तो डायगोनल इक्वल है अगर तो स्क्वायर होगा, अगर नहीं है तो रोम्बस होगा, या फिर दूसरा, अगर पाइथागोरस थ्योरम इसमें होल्ड करेगी तो स्क्वायर होगा, अदरवाइज रोम्बस होगा। जैसा डिफरेंस स्क्वायर और रोम्बस में ना, बिल्कुल वही डिफरेंस रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में होता है। देखो रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, इसीलिए मैंने लिखा है AB इज इक्वल्स टू DC। ठीक है, सेकंड ये साइड है, इसकी सेकंड पेयर ये बनेगा ना, BC इज इक्वल्स टू AD होगा। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की भी इक्वल होती है। तो अगेन मेरे पास क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ऐसी चीज है जो दोनों को अलग अलग करती है। जिस दो पॉइंट्स ने इन दोनों को अलग अलग किया था, बिल्कुल सेम वही पॉइंट्स इसमें भी होंगे। यानी कि डायगोनल, आप ये देख लो, ये डायगोनल हो गया इसके एक, और ये दूसरा हो गया। ठीक है, रेक्टेंगल के केस में डायगोनल्स होंगे इक्वल, यानी कि कोई भी ऐसी फिगर जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है और डायगोनल इक्वल है, तो वो होगा रेक्टेंगल। अदरवाइज अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो होगा पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये तो पहला तरीका था इनको आइडेंटिफाई करने का। दूसरा तरीका क्या है,
मुझे पता है रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड्स जो होते हैं उनके बीच का एंगल क्या होता है 90 डिग्री। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा, इस डायगोनल के स्क्वायर के इक्वल होगा ना। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करेगी और पैरेललोग्राम में पाइथागोरस थ्योरम होल्ड नहीं करेगी, इसलिए मैंने लिख रखा है। तो दोनों को आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, दोनों की है, लेकिन जिसके डायगोनल्स या तो डायगोनल्स इक्वल हो, ठीक है, या तो फिर पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करे, वो होगा रेक्टेंगल, अदरवाइज वो होगा पैरेललोग्राम। देखो बच्चों, इन्हीं सभी चीज़ों का यूज़ करते हुए हमें क्वेश्चंस करने हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। तो ये क्वेश्चन मेरे पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 7.1 में मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। इन पॉइंट से जो भी क्वाड्रिलेटरल बनता है वो आपको बताना है कि क्या वो रोम्बस होगा, रेक्टेंगल होगा, पैरेललोग्राम होगा, जो भी होगा आपको उसका नाम बताना है और आपको एंड गिव द रीजंस फॉर योर आंसर, और आपको अपने आंसर का जस्टिफिकेशन भी देना, आपको रीजन भी बताने हैं। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं ना, किसके पॉइंट्स हैं, कोई इनका नाम तो होगा ना। अगर नहीं दे रखा तो आप रख लो इनका नाम। सबसे पहले तो कि लेट a -1 -2 b 1,0 c -1,2 एंड d -3,0 बी द गिवन पॉइंट्स। हमने मान लिया ये दिए हुए जो है पॉइंट्स हैं, ठीक है। अभी तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कि किस क्वाड्रिलेटरल के हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्या करो कि आप कुछ भी देखो डिसाइड तभी कर पाओगे जब आपको साइड्स के बारे में पता होगा। तो आप सबसे पहले है ना, जो भी इनसे क्वाड्रिलेटरल बनेगा डिस्टेंस फॉर्मूले से उसकी साइड कैलकुलेट करो। यानी कि आपको ये मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स है ए बी सी डी, ठीक है ना। ए के आपने माने पॉइंट्स -1, -2, बी के माने हैं 1,0, सी के माने हैं -1,2, डी के माने -3,0, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, ए बी को कैलकुलेट करो, ठीक है। आप ए बी को कैलकुलेट कर रहे हो ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसको मान लो x1 y1 और सेकंड कोऑर्डिनेट्स इन्हें मान लो x2 y2, ठीक है। इनको डिस्टेंस फार्मूले लिखा हुआ है, इनमें पुट कर दो x2 - x1 यानी कि 1 - -1 यानी कि +1 का स्क्वायर प्लस 0 - -2 यानी कि +2 का स्क्वायर। यह आ जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर यानी कि 4 + 4, यह आ गया √8। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो 2 × 2 आएगी, एक पेयर बाहर आ जाएगा तो यह आ जाएगा 2√2, ठीक है। ऐसे ही आप ए बी आपके पास आ गया, ऐसे ही आप बी सी को कैलकुलेट करो। बी सी को भी आप इसको थोड़े टाइम के लिए भूल जाना, इनको फर्स्ट कोऑर्डिनेट मानना x1 y1 और इसको सेकंड कोऑर्डिनेट मानना, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करो, डिस्टेंस फार्मूले से बी सी को कैलकुलेट करो। वो आएगा आपके पास -1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा सॉल्व कर आगे 2√2। बी सी आ गया आपके पास। ऐसे ही आपके पास सी डी कैलकुलेट कर लेना आप डिस्टेंस फार्मूले से, वो आएगा 2√2, ठीक है। ऐसे ही आप डी ए कैलकुलेट करोगे, वो भी आएगा 2√2, ठीक है। ये आप कैलकुलेट करके देख लेना। अब देखो मेरे पास चारों की चारों साइड इक्वल आ गई है, ठीक है। ये बात तो तय है कि चारों की चारों साइड इक्वल आ गई है, या तो ये रोम्बस होगा या तो फिर ये स्क्वायर होगा, ठीक है। बच्चे यहां पर यही गलती करते हैं, इसको स्क्वायर लिखकर आ जाते हैं, चारों की चारों साइड इक्वल देखते हैं तो, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया था कि क्या डिफरेंस होता है स्क्वायर और रोम्बस में। सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है, इनके जो डायगोनल्स है ना, किसके, स्क्वायर के, वो इक्वल होते हैं, ठीक है। आप डायगोनल्स निकाल के चेक कर लो, अगर इक्वल है तो पक्का स्क्वायर होगा ही होगा। या फिर दूसरा मैंने क्या बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करेगी अगर ये स्क्वायर होगा तो।
मैं क्या करता हूँ, दोनों तरीके से आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में दोनों तरह से सॉल्व कर रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको डायगोनल्स के थ्रू भी बताता हूँ और पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए भी बताता हूँ, ठीक है। तो देखो, डायगोनल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। डायगोनल क्या आएंगे, AC और BD। तो आप एक काम करो ना, AC की भी वैल्यू निकालो, ठीक है। AC यानी कि इनकी फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसे मानो, सेकंड कोऑर्डिनेट इसे मानो, ठीक है। और ये पुराने कोऑर्डिनेट को क्या करो, हटा दो फिलहाल, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। डिस्टेंस फॉर्मूले से -1 माइनस माइनस यानी कि ये तो +1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस -2, 2 माइनस -2 यानी +2, इसका स्क्वायर। ये आएगा 0 प्लस ये 4 का स्क्वायर यानी कि 16, √16, ये आ जाएगा 4, ठीक है। ऐसे ही आप क्या काम करो, एक BD को कैलकुलेट करो, इस डायगोनल को BD को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 16 प्लस 0, ये आ जाएगा आपके पास 4। अब देखो, दोनों के दोनों डायगोनल्स इक्वल आ गए हैं, यानी कि AC और BD इक्वल आ गए हैं, ठीक है। आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर कि ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, चारों की चारों साइड्स तो इक्वल है ही, एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। डायगोनल से भी क्या हो गए, इक्वल। तो इससे क्या होगा मेरे पास, इट इम्प्लाइज जो ये कोऑर्डिनेट्स है चारों के चारों, ये क्या है, फॉर्म्स अ स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका जस्टिफिकेशन, ठीक है। ये तो था प्यारे बच्चों। देखो, तरीका नंबर 1, आपको एनसीईआरटी में दूसरा तरीका भी दे रखा, वो भी मैं आपको बता देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं सेकंड वे जो आपको करना है, ठीक है। जो दूसरा तरीका होगा उसमें क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करेगी, यानी कि एडजेसेंट जो साइड्स है उनका स्क्वायर ये डायगोनल के स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर डायगोनल के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। ये बात तो तय है, आपको एक डायगोनल तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। मान लो वो AC है, सपोज करो, ठीक है। AC मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, क्या है मेरे पास, 4, ठीक है। AB क्या है मेरे पास, 2√2, ठीक है। BC क्या है मेरे पास, 2√2। अब आप दिखा दो यहाँ पे कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2√2 इसका स्क्वायर प्लस 2√2 इसका स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 8 + 8 यानी कि 16। और अब आप कैलकुलेट करो AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर क्या है, 4 का स्क्वायर यानी कि 16। यहाँ से आपको क्या मिल गया कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर ये किसके इक्वल आ गया, AC के स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, क्या होगा, 90 डिग्री। अब आप लिखो यहाँ पर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है इन विच, जिसमें कि ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसमें कि सारी साइड्स क्या है, इक्वल, एंड एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हो गया आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ स्पेशल है, इसीलिए मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 2 को स्किप किया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास क्या कहता है, सेम स्टेटमेंट वही है। आप क्या करो इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए, वही लेट A 4,5 B 7,6 C 4,3
एंड T 1 2 आर द गिवन पॉइंट्स। ठीक है, आप इस तरह के क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, हमेशा साइड्स का डिस्टेंस निकालो। अगर 4 पॉइंट्स हैं मेरे पास तो सभी का क्या निकालो, डिस्टेंस, यानी कि ए बी बी सी सी डी और डी ए को आप कैलकुलेट करो। तो देखो आप ए बी अगर आप कैलकुलेट करोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये सेकंड कोऑर्डिनेट, क्या आएगा 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कट पिट क्या आ जाएगा 9 प्लस में 1, यानी कि ये आ जाएगा √10। ठीक है, ऐसे ही मैं बी सी को कैलकुलेट करूँगा, वो आ जाएगा मेरे पास, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट मान लो, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास 9 + 9, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 18। इसको आगे अगर आप सॉल्व करोगे 2 × 3 × 3, एक पेयर बाहर निकल जाएगा 3√2। ठीक है, ऐसे ही आप सी डी को कैलकुलेट करोगे, सी डी आएगा आपके पास 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा 9 + 1, यह आ जाएगा √10। ऐसे ही आप डी ए को कैलकुलेट करोगे, वो आएगा आपके पास, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट मानो ये सेकंड कोऑर्डिनेट, यानी कि 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास 9 + 9, यानी कि √18। √18 को आगे आप सॉल्व करोगे तो 3√2। तो मेरे पास देखो बच्चों ए बी बी सी सी डी डी ए सब आ चुका है। तो मैं आपको है ना थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चन को हम कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। ए बी सी डी, ए बी की जो लेंथ आई है वो आई है √10, बी सी की आई है 3√2, ऐसे इसके आई है √10 और ये आया है 3√2। ठीक है, अब देखो अपोजिट साइड्स यहाँ पर इक्वल है। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल किस किस की होती है, वो रेक्टेंगल की भी होती है और पैरेललोग्राम की भी होती है। पैरेललोग्राम को मैंने शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन के इस पार्ट तक ये तो हमें पता लग ही चुका है कि या तो ये रेक्टेंगल है या फिर ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब हमें प्रोसीड इस तरीके से करना है क्वेश्चन को ताकि पता चले कि क्या ये रेक्टेंगल है या फिर पैरेललोग्राम, इन्हीं में से कोई एक होगा ना। देखो क्वेश्चन के अभी तक जो पार्ट है उसमें से मुझे क्या क्या डिस्कार्ड हुआ है, देखो स्क्वायर है वो डिस्कार्ड हो गया, स्क्वायर डिस्कार्ड हो गया तो रोम्बस भी डिस्कार्ड हो गया, स्क्वायर डिस्कार्ड हो गया, रोम्बस भी डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, तो मेरे पास कौन सी दो पॉसिबिलिटी बची है, या तो रेक्टेंगल या फिर पैरेललोग्राम। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि कोई तो डिफरेंस होगा ना रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में। आपको क्या करना है, दोनों डायगोनल की लेंथ निकालो। ठीक है, अगर AC इक्वल आ जाता है BD के तो ये पक्का रेक्टेंगल होगा, क्योंकि रेक्टेंगल के ही डायगोनल्स इक्वल होते हैं। अगर डायगोनल इक्वल नहीं आते तो ये पक्का है पैरेललोग्राम होगा ही होगा। तो आपको अब क्वेश्चन में क्या करना है, आपको डायगोनल्स की लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो आइए अब हम डायगोनल्स की लेंथ कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे लिखो डायगोनल्स। ठीक है, डायगोनल्स की लेंथ कैलकुलेट करोगे तो AC। ठीक है, AC यानी कि इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाओ आप, इन दोनों में ये डिस्टेंस फार्मूला, ये हो जाएगा 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 0 + 4, कट पिट के आ जाएगा 2। ठीक है, रूट से बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा। अब एक काम करो, जैसे आपने AC कैलकुलेट किया है ना, वैसे ही आप BD को कैलकुलेट करो। इसको मानो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको मानो सेकंड कोऑर्डिनेट। तो मेरे पास BD क्या आ जाएगा, 1 - 7 का होल स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो मेरे पास साफ साफ आ चुका है ये। अब
36 प्लस 16 ये आ जाएगा √52। इसको अगर आगे मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 2√13। अब देखो जो डायगोनल की लेंथ आई है ना, एक क्या आई है 2, एक क्या है 2√13, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो क्या हो गए मेरे पास AC इज नॉट इज इक्वल्स टू BD। ठीक है, तो ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बना, जिसकी अपोजिट साइड्स तो इक्वल है, ठीक है, लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं है। तो क्या हो गया, पैरेललोग्राम ही तो हो गया ना। तो आप लिखो ABCD फॉर्म्स अ पैरेललोग्राम। बस ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको वैसे ही करना है जैसे अभी किया था, ठीक है, बट कहीं ना कहीं इसमें कुछ बहुत ही खास चीज़ छुपी हुई है, इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करा रहा हूँ, एक एक हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक स्टेप्स को आपके सामने लिख कर। तो देखो इसका सॉल्यूशन अगेन वही करना है आपको। लेट A 3, B 3, C 0, 3 एंड D -1, -4 be the given points। ठीक है, वही करो आप हमेशा, जब भी किसी भी तरह का कोई भी क्वाड्रिलेटरल पूछा जाए तो आप AB BC CD DA ये सब कैलकुलेट करो। AB डिस्टेंस फार्मूला से आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 3 - -3 यानी 3 + 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास। ये 6 का स्क्वायर यानी कि 36 प्लस 16 ये आ जाएगा √52। √52 को अगर मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा 2√13। ऐसे ही मैं अगर BC को कैलकुलेट करूँ, ये आएगा मेरे पास 9 + 4, ये आ जाएगा मेरे पास 13। ठीक है, ऐसे ही मैं CD को कैलकुलेट करूँ तो आएगा मेरे पास 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर एक तरह से, ठीक है, या -7 का स्क्वायर बोलो, 1 + 49 ये आ जाएगा √50। √50 को अगर मैं आगे सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा 5√2। ठीक है, ऐसे ही मैं एक काम करता हूँ, DA को भी कैलकुलेट करता हूँ। D है तो यानी कि D के कोऑर्डिनेट को मानो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और ये हो जाएगा सेकंड। -3 -1 यानी कि +1 का स्क्वायर प्लस 5 -4 यानी +4 का स्क्वायर, यह आ जाएगा आपके पास 4 + 81 √85। अब देखो आप एक चीज़ देखो, जो यहाँ पर आया है ना AB, वो आया है 2√13। ठीक है, चारों की चारों साइड को है ना आप है ना बड़े गौर से देखो और कुछ ऑब्जर्व करो। BC क्या है √13, CD क्या है 5√2। ठीक है, DA क्या है आपके पास √85। देखो इसकी चारों की चारों साइड्स अनइक्वल है, कोई भी किसी के इक्वल नहीं है। तो देखो सारी की सारी पॉसिबिलिटी आपकी डिस्कार्ड हो गई। क्या ये स्क्वायर हो सकता है, आप ही बताओ? नहीं, स्क्वायर नहीं होगा, यानी चारों साइड इक्वल नहीं है, तो ये रोम्बस भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सारी साइड्स तो इसकी डिस्टिंक्ट है ना, अपोजिट साइड्स भी कहीं से कोई लिंक नहीं हो रहा है कि इक्वल हो, तो ना तो फिर ये रेक्टेंगल हो सकता है और ना ही पैरेललोग्राम हो सकता है। तो होगा क्या ये, आप इस तरह के क्वेश्चन में ना एक काम करो, ग्राफ पेपर लो और ग्राफ पेपर पर है ना इन पॉइंट्स को प्लॉट करके देखो। ठीक है, ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। फर्स्ट मेरे पास क्या है पॉइंट -3, 5, x की वैल्यू -3 ये होगी, y की वैल्यू 5, 3, 4, 5 यानी कि ये कहीं होगी। ठीक है, सेकंड क्या है 3, 1 ये यहाँ कहीं होगा। थर्ड क्या है 0, 3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। ठीक है, फोर्थ क्या है -1, -4, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -4। अब आप जब इसको ड्रॉ करोगे ना, आप एक चीज़ पाओगे, जो ये 3 पॉइंट्स है ना वो एक ही लाइन से जाएंगे। ठीक है, और जो ये चौथा पॉइंट होगा ये अलग होगा, तो ये क्या बनाएगा,
ये चारों के चारों पॉइंट्स ट्रायंगल बनाएंगे। इसीलिए आपको इसके आंसर में लिखना है नो क्वाड्रिलेटरल, यानी कि कोई भी ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाएंगे। ठीक है, आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में ही बताना था, ट्रायंगल मत लिख देना, तो आप लिखना सिर्फ नो क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो जाता है कंप्लीट। आइए बढ़ते हैं एनसीईआरटी के एक और बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल की तरफ। ये क्वेश्चन आपको जो सबसे पहले लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, जो सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, एग्जाम्पल 2। ठीक है, पेज नंबर 159 पर एक्सरसाइज 7.1 से पहले मिल जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन कहता है क्या मेरे पास, शो डेट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। तो देखो जो पिछले जो क्वेश्चंस किए थे ना मैंने, उसमें आपको बताना था, यहां पर आपको शो करने ये पॉइंट्स की स्क्वायर के पॉइंट्स होंगे। मान लो मेरे पास ये 4 कोई भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, सपोज करो ये देखो नाम नहीं दे रखा, आप अपनी तरफ से नाम कंसीडर कर लो। ये ए है जो इसके कोऑर्डिनेट्स 1,7 है, बी के हैं 4,2, सी के हैं मेरे पास -1, -1 और डी के मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं -4,4। अब देखो आपको ये कह रहा है कि शो करो कि ये स्क्वायर है, तो आप ये मान के चलो कि इसकी चारों की चारों साइड तो भाई इक्वल होगी ही होगी ना। ठीक है, यानी कि जो ये साइड होगी वही ये होगी, क्योंकि चारों की चारों साइड तो इक्वल होगी ना। तो आप क्या करो, डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी कैलकुलेट करो, बी सी कैलकुलेट करो, सी डी कैलकुलेट करो, डी ए कैलकुलेट करो। अगर वो इक्वल आते हैं तभी आप आगे शो कर पाओगे। उसके बाद क्या करो, आप डायगोनल्स की लेंथ भी कैलकुलेट करो। अगर वो इक्वल आ जाते हैं डायगोनल्स भी, तो ये पक्का स्क्वायर होगा ही होगा। तो आपको है ना ए बी बी सी सी डी डी ए, अगर कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक भी हो जाए तो हमेशा ध्यान रखना इक्वल ही आएगा। ठीक है, और ये ट्रिक्स भी होती है छोटी छोटी, कहीं ना कहीं टाइम सेव करने की और गलतियों को अवॉइड करने की। तो आपके पास ये नहीं दिया हुआ कि ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आप एक काम करो ना, मान लो कि लेट ए 1,7, बी 4,2, सी -1, एंड डी -4,4 बी द गिवन पॉइंट्स। ठीक है, ये हमारे पास दिए हुए पॉइंट्स हैं, या फिर वर्टिसेस भी आप लिख सकते हो, कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करते हो, हमेशा इन साइड्स की लेंथ निकालते हो ना डिस्टेंस फॉर्मूले से, कि भाई इनकी कितने यूनिट्स लेंथ है। तो आप वही करो, आपको शो करना है स्क्वायर, तो आपके बिल्कुल फोकस होना चाहिए माइंड में कि मैं करने क्या वाला हूँ। मैं चारों की चारों साइड कैलकुलेट करूँगा, इक्वल आनी चाहिए, और डायगोनल भी कैलकुलेट करूँगा। अगर डायगोनल भी इक्वल आ गए तो ये मेरा स्क्वायर होगा ही होगा, अदरवाइज देखा जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या डायमेंशन निकलती है। तो सबसे पहले आप एक काम करो, ए बी को कैलकुलेट करो। ए बी क्या आएगा डिस्टेंस फॉर्मूले से, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ले लो, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 7 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास 9 + 25 रूट 34। ठीक है, ऐसे ही आप बी सी को कैलकुलेट करो, वो आएगा आपके पास -1 - 4 का स्क्वायर प्लस -1 - 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास 25 + 9, क्या आ जाएगा 34। ठीक है, ऐसे ही आप सी डी को कैलकुलेट करो, वो आएगा आपके पास -4 + 1 का स्क्वायर प्लस 4 -1 यानी +1 का स्क्वायर, यह आ जाएगा आपके पास 9 + 25, क्या जाएगा 34। ऐसे ही आप डी ए को कैलकुलेट करो, वो भी आ जाएगा आपके पास रूट 34। आप ये कैलकुलेट करके देख लेना। तो देखो चारों की चारों साइड्स आ गई इक्वल, तो ये तो मेरे पास क्लियर हो गया कि या तो ये स्क्वायर होगा या तो फिर ये क्या होगा रोम्बस। ठीक है, लेकिन
कोई तो चीज़ ऐसी होगी ना जो इनको अलग अलग करती होगी। मैंने क्या कहा, अब आप डायगनल्स निकालो। क्या निकालो? डायगनल्स। अगर डायगनल्स इक्वल आ जाते हैं तो वो स्क्वायर होगा, अदरवाइज रोम्बस होगा। तो आप क्या करो, AC को कैलकुलेट करो, इसको डिस्टेंस बिटवीन AC, सेकंड कोऑर्डिनेट से फर्स्ट ये, तो आपके पास आ जाएगा AC -1 का स्क्वायर प्लस -1 -7 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास 4 + 64 √68। ठीक है, अभी मैं AC को यहीं पर छोड़ रहा हूँ। ऐसे ही मेरे पास, अब आप एक काम करो, सेकंड डायगोनल कैलकुलेट करो BD, क्योंकि डायगोनल कैलकुलेट किए बगैर आप क्वेश्चन में बढ़ नहीं सकते हो आगे। आप बता ही नहीं सकते कि क्या स्क्वायर है या फिर रोम्बस। तो मेरे पास BD आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास 64 + 4, क्या आ गया? √68। अब देखो आपके पास डायगोनल्स क्या आ गए? इक्वल आ गए ना, यानी कि AC और BD क्या आ गए? इक्वल। अब आप बाय द डेफिनेशन बिल्कुल क्लास के स्टार्टिंग में जाओ, कोई भी ऐसी फिगर जिसके चारों साइड इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है तो क्या होगा? स्क्वायर। हो गया ये प्रूफ जो आपको करना था। तो अब आप लिखोगे क्या इसमें? अब आप लिखोगे कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है इन विच, जिसमें कि ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स क्या हो गई? इक्वल, एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, डायगोनल्स भी क्या हो गए? इक्वल। तो इसका मतलब क्या हो गया? ABCD फॉर्म्स अ स्क्वायर। बस यही तो आपको शो करना था ना। और जो दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 90 डिग्री इसमें आ जाए, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर जाए, तो भी आप बोल सकते हो कि ये मेरे पास स्क्वायर होगा। तो मैं थोड़ा सा सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं, कर नहीं रहा मैं बिल्कुल भी। देखो AB² और BC² कैलकुलेट करो आप, जो कि मैं यहां कैलकुलेट कर चुका हूं। तो AB² और प्लस BC² क्या आएगा? √34 का होल स्क्वायर प्लस √34 का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा? 68। ठीक है, डायगोनल की लेंथ क्या है? √68। तो AC² क्या आ जाएगा? √68 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा? 68। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर गई ना। तो यानी कि क्या होगा? ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का और चारों साइड इक्वल है तो ये पक्का स्क्वायर होगा ही होगा। तो ये सेकंड, ये दूसरा तरीका था और फर्स्ट तरीका ये था, लेकिन मैक्सिमम जगह आपको यही मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस तरीके में आपको क्या करना है, एक डायगोनल तो निकालनी ही है ना। फिर पाइथागोरस थ्योरम का स्क्वायर का झंझट है, तो इससे बढ़िया एक काम करता हूँ, एक डायगोनल तो मैंने निकाल ही लिया, इसके लिए भी दूसरा डायगोनल और निकाल देता हूँ और देख लेता हूँ। ये सिंपल तरीका है। अगर आपको करना है पेपर में तो इस तरह से करना, आप इससे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रेफर यही तरीका करना है, क्योंकि इस मेथड को करने के लिए आपको एक डायगोनल तो कम से कम कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। जब आपने एक कर लिया तो सेकंड भी कर ही लेना, डायगोनल इक्वल आ जाए तो कर देना और बता देना कि ये स्क्वायर है। तो देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था ना, बिल्कुल कोऑर्डिनेट्स को चेंज करके उन्होंने 2013 में, ये RD शर्मा में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, RD शर्मा में सॉल्व पार्ट में ऐसा उसमें लिखा हुआ है कि 2013 में ऐसा क्वेश्चन आया था। तो प्यारे बच्चों, ये आपके लिए असाइनमेंट है, ठीक है। बिल्कुल सेम वही स्टेप्स है, बिल्कुल सिर्फ कोऑर्डिनेट्स ही चेंज है इसमें, तो आपको बिल्कुल भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास को करते हैं यहीं वाइंड अप। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।